ये हमने वो क्या कहते हैं सर्कुलर मोशन स्टडी किया था ना उसमें मैग्नेटिक फील्ड का केस, ठीक है। उसमें ना एक दो पार्ट और थोड़ा एक्स्ट्रा करवाना है, बाद में दूसरे पार्ट पे आते हैं। उसमें ओके, सपोज पार्टिकल इस तरफ आ रहा है, चार्ज पॉजिटिव ही है, ठीक है, मास है, ये वेलोसिटी इस तरफ आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर है, तो v क्रॉस v क्या करते हैं, v क्रॉस v करते हैं, उससे पता चलता है पार्टिकल कैसे घूमेगा। v इस तरफ है, v अंदर है, तो बोलो v क्रॉस v करो, कहाँ से आ रहा है, रोटेशन देखना है याद हो तो v इधर, v अंदर की तरफ, तो v से v की तरफ रोटेट होना है, मतलब ऐसे घूमना है, तो ऐसे घूमे तो सन कहाँ पे आ रहा है, लेफ्ट साइड, तो इस तरफ फोर्स लगेगा, मतलब पार्टिकल क्या ऐसे सर्कल में घूमेगा, तो पार्टिकल ऐसे सर्कल में घूम रहा है, ठीक है, ऐसे घूम रहा है, यहाँ पे आया, अब क्या होगा, सर्कल में पूरा घूमेगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड इधर इधर नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड 0 है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, क्या होगा इधर, क्या होगा, इधर से तो कोई फोर्स लगने का, तो टेंजेंशियली क्या होगा, बाहर निकलते, ठीक है ना, ऐसा इसका मोशन होगा। अगर एंटर कर रहे हैं, सपोज कोई एंगल पे एंटर करे, मान लो सपोज ऐसे एंटर कर रहे हैं, ये कुछ एंगल थीटा ले लेते, v इस तरफ है, v और b के बीच में एंगल को लोगे, पार्टिकल ऐसे आ रहा है, v और b के बीच में एंगल कितना होगा, 90, थीटा है, ऐसा कुछ नहीं होगा, b इस तरफ है, b अंदर है, कितना होगा, 90 डिग्री होगा, तो इसमें भी पार्टिकल क्या सर्कल में ही घूमेगा, v क्रॉस v करो, v क्रॉस v किस तरफ आ रहा है, v इस तरफ है, b अंदर है, v से भी ऐसा सर्कल बनेगा, तो अब राइट हैंड थंब रूल लगाओ, ऐसा सर्कल बन रहा है, एक मिनट चेंज करने का, इंटरसेक्ट करेगा डायग्राम, ओके, ऐसा ले लेते हैं, तो v इस तरफ है, v अंदर है, तो v से b की तरफ रोटेट होना है, मतलब ऐसे रोटेशन होगा, अगर ऐसा रोटेशन होगा तो सम का इस तरफ आता है, यहाँ, तो इसमें भी देखो 90 डिग्री है, v और b के बीच में 90 डिग्री है, मतलब अंदर जाएगा तो सर्कल में ही घूमेगा, बस फर्क इतना होगा, ऐसे सर्कल में घूम रहा है, तो क्या ये आर्क बनाएगा, यहाँ पे क्या होगा, टेंजेंशियली इस आर्क का सेंटर कहाँ पे होगा, यहाँ कहीं पे, जहाँ पे फोर्स लगता है, फोर्स इस तरफ लगेगा। अब इसमें ध्यान क्या देना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जैसे पार्टिकल आता है वैसे ही पार्टिकल एग्जिट होता है, मतलब सिमेट्री होती है, यहाँ पे v एंगल थीटा है, v एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, ये पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक है, पार्टिकल एंटर एंड एग्जिट द फील्ड सिमेट्री, ठीक है। एक और चीज जो ध्यान में रखनी है, ये जो फील्ड है, फील्ड की थिकनेस कुछ d ले लेते हैं, तो d है ना, रेडियस से ज्यादा होना चाहिए, वरना सपोज इतना ही फील्ड होता है तो क्या होता है, पार्टिकल ऐसे सर्कल में घूमता है, सर्कल बना पाता क्या है, यहाँ तक फील्ड होती तो क्या होता है, इधर से यहाँ पे चला जाता है, ठीक है ना, ये जो थिकनेस है फील्ड की वो क्या है, रेडियस से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो 2-3 स्टार का स्टेटमेंट लिख दो, बाद में ड्रॉ कर लेना, when particle enters magnetic field, when particle enters magnetic field perpendicularly, when particle enters magnetic field perpendicularly, it will exit the field, it will
exit the field symmetrically. It will exit the field symmetrically. ये एक प्रॉब्लम है. ये चीज देखो, यहाँ पे पार्टिकल ऐसे एंटर हो रहा है, तो अब v क्रॉस b देखो, v इस तरफ है, b अंदर है, तो v से b की तरफ रोटेट हो रहे हैं, ऐसा सर्कल बनेगा. तो थंब कहाँ पे? यहाँ पे. इसका मतलब पार्टिकल कैसे मूव करेगा? ऐसे पार्टिकल ऐसे मूव करेगा तो क्या बड़ा सा आर्क बनेगा, और यहाँ से तो क्या होगा? ठीक है, सिमेट्रिकली ही बाहर निकलेगा. ये एंगल भी क्या होगा? थीटा. ठीक है, इसमें बस प्रॉपर थोड़ा डायग्राम प्रॉपर ड्रॉ करना. ये रेडियस क्या होगा? सेंटर ये है, रेडियस क्या होगा? स्टार. ठीक है ना, ऐसे ये आर्क में. ठीक है, ये भी ऐड.
चलिए ड्रॉ। ओके, इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये ड्रॉ करो, क्वेश्चन है। चलिए ड्रॉ। फाइंड टाइम स्पेंट, फाइंड टाइम स्पेंट and distance traveled, find time spent and distance traveled in the magnetic field. Find time spent and the distance traveled in the magnetic field. है तो डायग्राम इसका पाथ ड्रॉ करो, जैसा पाथ होगा इसका। V क्रॉस B, यहाँ पे V क्रॉस B, V इस तरफ है, B अंदर है, तो V से B, V इस तरफ है, B अंदर है, तो V से B घूम रहा है, मतलब ऐसे सर्कल में घूम रहा है। तो राइट हैंड थंब रूल लगा, फोर्स कहाँ पे, इधर लगेगा, फोर्स यहाँ पे लग रहा है, तो इसका मतलब पार्टिकल क्या ऐसे घूमेगा, ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखना है बात का, ठीक है। जैसे आर्क बना और मैं ऐसे चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेम ये कंसेप्ट जो अभी हमने पढ़ा, क्या है, पार्टिकल जैसे आ रहा है वैसे ही एग्जिट करेगा, तो इसके साथ एंगल 30 दिया तो ये भी 30 ले सकते, ठीक है। अब इतना पार्ट ड्रॉ करो, ध्यान रखो इसमें ना प्रॉपर्ली आर्क बनाओ, आर्क का सेंटर और वो सब ढंग से बनाओ कि सेंटर क्या यहाँ कहीं पे होगा, ये रेडियस क्या होगा इसका, आर्क, ठीक है ना। सब कुछ थोड़ा दिमाग लगाओ कि टाइम डिस्टेंस वो सब कैसे निकाले।
डिस्टेंस पहले निकालना हो, मैग्नेटिक फील्ड में जितना है उतना ही डिस्टेंस निकालना है, मतलब ये जो आर्क है उसकी लेंथ निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, अपना डिस्टेंस हो जाएगा। तो डिस्टेंस जो है वो क्या है, आर्क लेंथ के बराबर होगा। आर्क की लेंथ कैसे निकालते हैं, आर इंटू थीटा। आर तो हमें पता है, रेडियस तो वही रहेगा, 90 डिग्री है तो mv बाई क्यू भी, रेडियस तो वही रहने वाला है। थीटा, इधर थीटा जो है, थीटा मतलब ये होता है, ये पूरा थीटा होगा। तो अब ये थीटा कैसे निकाले, ये 30 भी है, ये 30 है, ये कितना होगा 60, तो ये भी कितना होगा ऑल्टरनेट एंगल, ये कितना होगा 60, मतलब थीटा कितना होगा 120 डिग्री, थीटा 120 है, तो यहाँ पे क्या है वो रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 2 पाई बाई 3, ठीक है ना, इतना ही डिस्टेंस मिलेगा, ठीक है, ये डिस्टेंस आ गया। टाइम निकालना है, कितना टाइम स्पेंड किया मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब क्या इतना ही डिस्टेंस कितना कवर किया है कितने टाइम में, वही निकालना। तो टाइम कैसे निकालना, बोलो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख सकते हैं क्या, स्पीड चेंज नहीं होती है मैग्नेटिक फील्ड में, स्पीड वही होती है, तो ये बिल्कुल लगा सकते हो। डिस्टेंस हमें पता है, स्पीड तो भी ही रहने वाली है, सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या आ जाएगा 2 पाई m बाई 3 क्यूबी, इतना क्या रहेगा, टाइम लगेगा। और परपेंडिकुलरली लग रहा है, सर्कुलर मोशन में फोर्स सिर्फ परपेंडिकुलर फोर्स है, मतलब क्या है वो कौन सी स्पीड से घूमता है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ये चलिए क्या ड्रॉ क्वेश्चन लिखो, फाइंड द deviation of the particle, find the deviation of
the particle when it exits the magnetic field. Finds the deviation of the particle when it exits the magnetic field. ये भी देखो खुद ट्राई करना है। इसमें देखो इधर दिया हुआ है ये जो फील्ड की थिकनेस है वो रेडियस से कम है, तो पहले तो ये v क्रॉस v करो, कहाँ पे आ रहा है? ऊपर की तरफ आ रहा है। इसका मतलब पार्टिकल कैसे ऊपर की तरफ जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा पर देखो पूरा ऐसे घूम नहीं पाएगा। जैसे यहाँ पे ऐसे आर्क बन रहा है और यहाँ पे आके क्या होगा? टेंजेंशियली बाहर निकल जाएगा। तो डिविएशन कुछ है, पहले पार्टिकल इधर जा रहा है, पार्टिकल इसकी जगह इधर जा रहा है, मतलब पार्टिकल कितना क्या हुआ? डिविएट हुआ। तो पाई से निकाल, ठीक है। एक बार खुद ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है। वेलोसिटी सेम ही रहती है, वेलोसिटी चेंज नहीं होती। एक बार खुद ट्राई करो सॉल्व करने।
ये क्या ड्रॉ देखो, इसमें इसका सेंटर कहाँ पे होगा, यहाँ कहीं पे होगा। फोर्स जिस तरह लगता है उसका सेंटर होता है। अब देखो ये जो है ये तो रेडियस होगा, ठीक है। अब और देखो क्या स्टडी कर सकते हैं इसमें, यहाँ से एग्जिट हो रहा है तो ये पॉइंट से ये कनेक्ट करो, इतनी आर्क बनेगी। बोलो क्लियर है? इस मोमेंट पे ये इधर भी फोर्स लगेगा तो ये भी क्या होगा, अपना रेडियस ही होगा, ठीक है। इतना आर्क बनने वाला है। अब इसमें देखो क्या है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक लगा दी, ये इसको मैं डी लिख सकता हूँ, ठीक है। ये डी है, ये पाई है, ये पूरा 90 है, तो ये कितना होगा 90 माइनस 5, तो ये कितना हो जाएगा 5। अब ये ट्राइंगल है, डी पता है, आर पता है, ये पाई है, तो क्या लगा है साइन कॉस, क्या लगा है साइन, ये 90 लिख साइन पाई, क्या लिख सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज डी बाई आर, तो पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स डी बाई आर, और आर हमें पता है, और आर कितना होगा एन बी बाई क्यू बी, ये डी तो ऐसा ही रहेगा क्यू, ठीक है ना। ये इसमें हमें क्या मिल जाएगा, डेविएशन मिल जाएगा। तो ये टेस्ट में नहीं आएगा, ये वाला पार्ट में ये निकालेंगे। ये 90 माइनस 5 है, ये 90 है, टोटल 180 होता है ना। ये एक टाइप, ठीक है, ये जनरल प्रॉब्लम करवाया हमने, इतना पार्ट ये जो स्टडी किया, जिसने भी अभी प्रॉब्लम्स किए उसमें बी और बी क्या था परपेंडिकुलर, हमने वो केस 1 ही अभी तक स्टडी किया है कि बी और बी क्या है परपेंडिकुलर। अगर बी और बी परपेंडिकुलर ना हो, उनके बीच में कुछ एंगल हो 30 डिग्री 60 डिग्री, तो क्या हो, तो ये केस 2 है, ठीक है। अब केस 2 लिखो, अभी हमने केस 1 स्टडी किया था, केस 2 एंगल बिटवीन बी एंड बी नॉट इक्वल टू 90, angle between B and B not equal to 90. ओके, अब इसमें बी और बी के बीच में ना एंगल 90 डिग्री नहीं। ओके, अब पहले तो ये डायग्राम समझा देता हूँ, ठीक है। क्या है इसमें, देखो ये दो प्लेन बनाए हैं, ऐसा है, ठीक है, हमने विजुअलाइज कर कर ऐसे ही ड्रॉ किया होगा। ओके, ये जो है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, और ये जो भी है वो क्या है जेड एक्सिस,
ठीक है। अब और जो नोटेशंस है, चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, ये जो प्लेन है, ये प्लेन कौन सा होगा? एक्स वाई प्लेन। यहाँ पे एक्स से ये वाई है, ये क्या हो जाएगा? एक्स वाई प्लेन, जो अपने व्हाइट बोर्ड का प्लेन है वो। और ये जो प्लेन है, ये जो ड्रॉ किया है, वो कौन सा होगा? एक्स जेड प्लेन। तो पार्टिकल को यहाँ पे रखा है मैंने एक्स एक्सिस, पार्टिकल को वेलोसिटी दे रहे हैं इस तरफ, इस बोर्ड में मैं इस तरफ वेलोसिटी दे रहा हूँ, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड इधर हर जगह है, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ जा रही है? एक्स के अलोंग है, हर जगह है मैग्नेटिक, ठीक है। तो ये पहले डायग्राम अपना क्लियर होना चाहिए। अब इसमें V और V के बीच में 90 डिग्री नहीं है, कुछ एंगल है, वो एंगल क्या ले लेते हैं? थीटा। तो अब मुझे स्टडी करना है कि अब इफेक्ट क्या होगा। तो इसमें बहुत ही सिंपल तरीका है स्टडी करने का। क्या करो, इसमें वेलोसिटी है ना, कंपोनेंट बना, एक कंपोनेंट V के अलोंग, दूसरा कंपोनेंट V के परपेंडिकुलर। तो इस डायग्राम में एक कंपोनेंट में क्या है? ये बना रहा हूँ, और दूसरा कंपोनेंट ये कंपोनेंट क्या है? पैरेलल या परपेंडिकुलर? पैरेलल, V की डायरेक्शन में ये। और ये कंपोनेंट क्या है? परपेंडिकुलर। तो अब मोशन कैसा होगा बहुत ही इजीली स्टडी कर पाएंगे, ठीक है। पहले काम करो, ड्रॉ कर दो, थोड़ा स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ, एकदम इजीली अब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो डायग्राम समझ में आना चाहिए। चलिए ड्रॉ देखो स्टेटमेंट डायग्राम नीचे। द फिगर shows velocity of the particle. Figure shows velocity of the particle in xy plane. Velocity of the particle in xy plane and magnetic field B and magnetic field B along x-axis and magnetic field B along x-axis. ठीक है। अब इसका मोशन स्टडी करते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया। एक कंपोनेंट क्या है? V के अलोंग है, दूसरा परपेंडिकुलर। ये कंपोनेंट को पहले देखते हैं। पैरेलल कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, हमने स्टडी कर लिया। अगर V और B सेम डायरेक्शन में हो तो फोर्स क्या होता है? जीरो, क्योंकि F का फॉर्मूला क्या होता है? QVB sin थीटा। अगर एंगल जीरो हो तो फोर्स क्या होगा? जीरो। तो इस कंपोनेंट की वजह से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये क्या करेगा? सीधा ही जाएगा।
तो पैरेलल कंपोनेंट की वजह से पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, लीनियर मोशन। ठीक है, इस कंपोनेंट की वजह से v और b परपेंडिकुलर है, ये तो अभी हमने पढ़ा। अगर परपेंडिकुलर हो तो कैसा मोशन होगा, सर्कुलर। अगर परपेंडिकुलर हो तो क्या होगा, सर्कल होगा। तो इसमें ये कंपोनेंट क्या कर रहा है, उसको स्ट्रेट लाइन में मूव करवा रहा है। ये कंपोनेंट क्या कर रहा है, उसको सर्कल में मूव करवा रहा है। तो पार्टिकल को सर्कल में भी मूव करना है, साथ में आगे भी बढ़ना है। तो कैसा मोशन होगा, सर्कल में भी मूव करना है और आगे भी बढ़ना है, तो ऐसा मोशन होगा। इस मोशन को क्या कहते हैं, हेलिकल मोशन कहते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल जो मोशन है वो कैसा, ऐसा हेलिकल मोशन होगा पार्टिकल। ठीक है, हेलिकल मोशन। तो इसको थोड़ा स्टडी करना है। ओके, तो स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ, बाद में ड्रॉ कर लेना। ठीक है, ड्यू टू पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ड्यू टू पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, the particle, due to parallel components of velocity, the particle moves in a straight line. The particle moves in a straight line, and due to perpendicular component of velocity, due to perpendicular component of velocity, perpendicular component of velocity, the particle moves in a circle. The particle moves in a circle. Okay, full stop. Hence the overall motion, is helical. Hence overall motion is helical. ठीक है, ड्रॉ कर लो। ओके, अब इसमें हमें क्या स्टडी करना है, ये हेलिकल है मोशन। अगर हेलिक्स को साइड से देखो तो बेसिकली क्या है, सर्कल ही दिखेगा। तो सर्कल का क्या रेडियस होगा, तो रेडियस निकालना है हमें इसका। लिखो इसके नीचे रेडियस ऑफ हेलिक्स, रेडियस ऑफ हेलिक्स
रेडियस जो है हमें किसकी वजह से मिल रहा है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से मिल रहा है। तो रेडियस में जो हमने रेडियस का जो फॉर्मूला डिराइव किया था वो डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बस फर्क इतना होगा, जो वेलोसिटी लेनी हो कौन सा कंपोनेंट होना चाहिए, परपेंडिकुलर। तो ये क्या आ गया अपना रेडियस है। इसमें भी टाइम पीरियड होता है। सपोज एक यहाँ से मैं टॉप पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे सर्कल में एक सर्कल कंप्लीट करूँ, क्या होगा, पार्टिकल वापिस सेम मोशन ऐसा रिपीट हो रहा है। तो एक सर्कल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसे क्या कहेंगे यहाँ पे, टाइम पीरियड। ठीक है ना, तो इधर भी टाइम पीरियड क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। इक्वेशन क्या की अपनी टाइम पीरियड किया था, 2πm बाय QB, मतलब टाइम पीरियड थीटा पे डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं, तो टाइम पीरियड क्या रहता है, सेम ही रहता है। ठीक है, लिख लो टाइम पीरियड उतना ही रहेगा। हो गया टाइम पीरियड। ठीक है, एक और पार्ट इसका एक्स्ट्रा स्टडी करना है, इसमें लिखो पिच, PIDCH, पिच। ओके, पिच का मतलब क्या है, एक टाइम पीरियड में पार्टिकल का एक सर्कल घूम रहा है, तो पार्टिकल सर्कल घूम रहा है पर पार्टिकल के आगे भी तो आ रहा है। तो एक टाइम में पार्टिकल कितना आगे आता है उसे क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। तो जब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो एक टाइम पीरियड बाद पार्टिकल कहाँ यहाँ पे होगा, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसे हम क्या कहते हैं, पिच। अब जरूरी नहीं है टॉप पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले सकते, ये पॉइंट है, जैसे कंप्लीट करो यहाँ पे पहुंचेगा, इसको भी क्या लिख सकते हो, पिच लिख सकते हो, कोई भी पॉइंट चले। ठीक है, पहले डेफिनेशन लिखो, बाद में ऐड करते हैं डायग्राम में। इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, is the displacement of the particle in one time period, is the displacement of the particle in one time period, displacement of the particle in one time period। ठीक है, तो पिच का फॉर्मूला क्या होगा, देखो पिच किसकी वजह से आगे बढ़ रहा है, पैरेलल या परपेंडिकुलर कंपोनेंट, पैरेलल, उसका जो सीधा जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, V पैरेलल इंटू T टाइम पीरियड जितना, तो T इक्वल टू V पैरेलल, तो ऐसे ही रहेगा, टाइम पीरियड हमें पता है 2πm/QB। ठीक है, ये क्या आ जाएगी, पिच आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिक, इसकी भी इक्वेशन स्टडी कर ली, इसके बेस पे कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। ठीक है, लिखो क्वेश्चन, अ पार्टिकल, ब्रैकेट में Q, M, पार्टिकल Q, M is projected with V0 I cap
projected with V naught I cap along x-axis, V naught I cap along x-axis in the presence of field, in the presence of field B equal to B naught I cap plus root 3 B naught J cap. B naught I cap plus root 3 B naught J cap. ठीक है? कितना दिया हुआ है? पहले पार्ट में लिखो फाइंड रेडियस एंड पिच ऑफ द हेलिक्स. Find radius and pitch of the helix. ठीक है. दूसरे पार्ट में find work done by the magnetic field. Find work done by the magnetic field. ठीक है. और तीसरे पार्ट में लिखो find the distance traveled by the particle. Find the distance traveled by the particle in one time period. Find the distance traveled by the particle in one time period. ठीक है. जाओ. इसमें सबसे पहले ना मुझे एक्स और वाई एक्सिस वो सब प्रॉपर्ली बना के दिखाओ. बी बनाओ. मुझे ना मोशन ड्रॉ करके बताओ कैसा मोशन होगा पार्टिकल. सबसे पहले तो वो जरूरी है कि पार्टिकल कैसे मूव करेगा वो पता होना चाहिए. फिर इसमें पार्टिकल को हम इस तरफ वेलोसिटी दे रहे हैं v नॉट. मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कुछ एंगल पे होगी क्योंकि आई कैप जे कैप दोनों है. ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड ऐसी कुछ है.
ये एंगल बता सकते हो कितना? 60 है ना, वो V0 और √3 V0 है, कितना होगा 60 डिग्री। अब इसमें हेलिक्स कैसा होगा? ऐसे हेलिक्स मूव करेगा, ऐसे हेलिक्स में जाएगा, कैसा हेलिक्स होगा? इसमें देखो, इसमें क्या बताया मैंने, किसके कंपोनेंट बनाओ? V के बनाओ, एक B के अलोंग और एक B के परपेंडिकुलर, और बाद में स्टडी करो। तो B इस तरफ है, B यहाँ पे, तो V के ही कंपोनेंट बनाने, एक V के पैरेलल और V के परपेंडिकुलर। ये पैरेलल कंपोनेंट होगा, ये परपेंडिकुलर। अब जो डिस्कस किया वैसे स्टडी करो। पैरेलल क्या करेगा? ये क्या करेगा? स्ट्रेट लाइन में मूव करवाएगा। ये क्या करेगा? सर्कल में नहीं पकड़, तो सर्कल में मूव करना और सीधा जाना है। कैसा होगा हेलिक्स? ऐसा। तो ये वाला हेलिक्स आएगा, ठीक है ना? ये नहीं आएगा। तो पहले ऐसे ड्रॉ करो, ये पता होना चाहिए कैसे मूव कर रहा है पार्टिकल। पहले पार्ट में क्या पूछा है? रेडियस और पिच। तो रेडियस जो है, रेडियस में पता है कौन सा परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है। तो MB परपेंडिकुलर बाय QB तो R इक्वल टू N। B परपेंडिकुलर बोलो क्या आएगा? V0 cos थीटा sin थीटा क्या आना चाहिए? sin। और ये 60 है तो क्या आना चाहिए? ये वाला sin आना चाहिए। तो V0 sin 60 अपॉन Q, B कितना होगा? 2B। V0 और √3 V0 है, तो अंडर रूट पता है ना, वो वेक्टर का वो स्क्वायर करके ऐड करना है, क्या हो जाएगा? 2V0। तो रेडियस जो है वो कितना हो गया? √3 MV0 बाय 4 QB0, ठीक है? ये रेडियस आ गया। पिच चाहिए, तो पिच के लिए भी हमने देखा क्या था? 2πm V पैरेलल बाय QB। तो V पैरेलल क्या हो जाएगा? V cos 60, 2πm V0 cos 60 बाय Q, और V कितना होगा? 2V0। तो ये पिच कितने आ गए अपने? बाय M V0 बाय 2 QB0, ठीक है? तो अपना पिच आ गया। दूसरे पार्ट में क्या पूछा है? वर्क पूछा है, ठीक है ना? अब देखो वर्क कैसे निकालते हैं। F डॉट S फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या है? डॉट प्रोडक्ट करो तो क्या मिलता है? वर्क मिलता है। अब इसमें ना ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें कंसेप्ट एक सीखना था मुझे। यहाँ पे मुझे मैग्नेटिक फोर्स और पहले वेलोसिटी, उसके बीच का एंगल बता सकते हो? मैग्नेटिक फोर्स और वेलोसिटी के बीच में कितना एंगल होता है? H इक्वल टू क्या है? QV क्रॉस B, 90। ये क्रॉस प्रोडक्ट तो मतलब हमेशा कितना एंगल बनता है? 90 बनता है। तो फोर्स और वेलोसिटी हमेशा, मैग्नेटिक फोर्स और वेलोसिटी कितना एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री। अगर वेलोसिटी 90 डिग्री बना है तो मैं क्या बोल रहा हूँ? डिस्प्लेसमेंट भी कितना बनाता है? 90 डिग्री ही बनाता है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल है? 90 डिग्री, ठीक है? दूसरे पार्ट पर ना 2 3 स्टार बना दो। ये कंसेप्ट पूरा इसमें सिखा रहा हूँ, ये ध्यान भी रखना।
देखो मैग्नेटिक फोर्स FB, magnetic force FB is always perpendicular. Magnetic force FB is always perpendicular to the velocity of the particle. Magnetic force FB is always perpendicular to the velocity of the particle. Hence, it is also perpendicular. Hence, it is also perpendicular to the displacement. Hence, it is also perpendicular to the displacement. तो वर्क का जनरल फॉर्म जो मैग्नेटिक फील्ड का वर्क है वो क्या F डॉट ds होता है. ये दोनों परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0. मैग्नेटिक फील्ड कब भी कोई वर्क नहीं करता है. एक पॉइंट ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मैग्नेटिक फील्ड कोई वर्क नहीं करता है, ठीक है ना. ये पॉइंट एक ध्यान में रखना है. ओके. तीसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है तीसरे पार्ट में. डिस्टेंस फाइंड करना है एक टाइम पीरियड में. तो पिच के बराबर नहीं होगा क्या? नहीं. पिच क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है. एक टाइम पीरियड में पार्टिकल ऐसे यहाँ पे पहुंच रहा है तो ये अपना पिच है. पर क्वेश्चन में क्या पूछा है? डिस्टेंस, मतलब पूरी लेंथ निकालनी. ये पूरी लेंथ निकालनी है पास की. तो अब वो कैसे निकाले वो सोचो. प्लस पी मतलब 2πr प्लस पी. पहले तो ना थर्ड पार्ट में पहले वो लिख लो. डिस्टेंस नॉट इक्वल टू पिच, पहले तो लिखो, ठीक है ना. कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना. डिस्टेंस नॉट इक्वल टू पिच, ठीक है. तो अब डिस्टेंस निकाले कैसे? कुछ तो करना पड़ेगा. सर्कल तो हेलिक्स है ना. 2πr के बराबर नहीं होता है. ये लेंथ अलग होती है, 2πr के बराबर नहीं होती है. सर फोर्स से तो एक्सीलरेशन की इक्वेशन आ जाएगी, फिर उसको इंटीग्रेट करके डिस्प्लेसमेंट की. सर इधर समझो ना, फोर्स कितने हर एक पॉइंट पे अलग अलग फोर्स होगा, डायरेक्शन अलग अलग होगी हर जगह, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वो. तो सर V नॉट इनटू टाइम पीरियड. क्या होगा? V नॉट इनटू क्यों V नॉट इनटू टाइम पीरियड? V नॉट तो रिजल्टेंट वेलोसिटी और टाइम. पर क्यों V नॉट इनटू टाइम पीरियड वो भी पता होना चाहिए ना. पर क्यों स्पीड इनटू ऐसे बहुत सारा फॉर्मूला है, रीजन पता होना चाहिए ना. देखो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम वो भी एक फॉर्मूला है, ठीक है. बाद में s इक्वल टू ut प्लस rpt स्क्वायर वो भी फॉर्मूला है. बाद में इंटीग्रेशन से भी हो सकता है. कौन सा कब लगा है? रीजन स्पीड क्यों कांस्टेंट है? वर्क नहीं हो रहा है. वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क जो होता है हमेशा क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी चेंज करता है. अगर वर्क ना हो रहा हो मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है? कांस्टेंट. अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट तो स्पीड क्या होगी? कांस्टेंट. अगर स्पीड कांस्टेंट हो तो एक ही इक्वेशन होती है, स्पीड इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस अपॉन टाइम. मतलब डिस्टेंस इक्वल टू व्हाट? स्पीड इनटू टाइम. प्रॉपर रीजन हर एक पार्ट पता होना चाहिए हमें, तभी तुम ढंग से उसको बोल पाओगे, ठीक है ना. वरना तो क्या है वो गेस हो जाएगा, ठीक है ना. तो हमें क्या प्रॉपर स्टडी करना आना चाहिए, ठीक है. तो थर्ड पार्ट में लिखो सिंस WB इक्वल टू 0, since WB equal to 0, KE kinetic energy, KE of the particle is constant. KE of the particle is constant, so its speed is also constant.
So its speed is also constant. ठीक है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? जो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम. स्पीड पता है, टाइम तो दिया है, टाइम पीरियड कर लो सब. by MB क्या है आंसर? by MB नॉट by QB नॉट. ठीक है, 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, ये क्या है? अपना डिस्टेंस है. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रॉ करो ये डायग्राम. चलिए तो देखो डायग्राम समझा देता हूँ, पूरा स्टेटमेंट मुझे नहीं लिखवाना है. ये जो एरो कौन से मैग्नेटिक फील्ड में, इसी प्लेन में, और पार्टिकल भी इसी प्लेन में ऐसे एंटर होता है. ठीक है, फील्ड इधर तक ही है. ठीक है, ये प्रोटॉन है, तो सब डेटा मैं लिखवा रहा हूँ. लिखो प्रोटॉन enters the field. Proton enters the field and completes 10 revolutions. And completes 10 revolutions and exits. ठीक है, कितना है दिया हुआ है. देखो डेटा लिख लो. बी दिया हुआ है 0.3 टेस्ला. 0.3 टेस्ला. बी दिया हुआ है 4 into 10⁵. 4 into 10⁵ मीटर्स पर सेकेंड. ठीक है, और ये वो क्या कहते हैं, प्रोटॉन का मास पता है क्या? 1.67 into 10⁻²⁰ kg. चार्ज तो कितना इलेक्ट्रॉन जितना ही होता है. ठीक है, फाइंड L. ठीक है, लेंथ निकाल लीजिए, L निकाल लें. ये क्या कहते हैं, वो कैलकुलेटर यूज कर सकते हो. ठीक है, वो भी कैलकुलेटर यूज कर सकते हो.
नहीं वो कैटेगरी यूज करो तो वैल्यूज भी डालनी क्या कितने रेवोल्यूशन दिए है ना हाँ तो कितना टैंक के बराबर
देखो इसमें जैसे एंटर हो गया तो इसमें इससे दो कंपोनेंट पता है एंगल पे मतलब कि हेलिक्स बनने वाला है, तो इसमें ऐसे ही एक हेलिक्स बनाएगा, ठीक है। 10 रेवोल्यूशन हो रहे हैं, एक रेवोल्यूशन मतलब कितना आगे बढ़ा, एक पिच जितना आगे बढ़ा, तो 10 रेवोल्यूशन और कितना हो जाएगा ये 10p। तो एल जो है वो किसके बराबर होगा 10p के बराबर, और p हमें पता है पिच कहाँ से आएगा v पैरेलल into t मतलब 2πn v पैरेलल by qb। तो अपने डायग्राम में v पैरेलल बताओ, v cos 60 या v sin 60? cos 60 होगा, तो इधर कंपोनेंट में गया तो 10 into 2π into n into v cos 60 होता है 1/2 अपॉन qb। सब वैल्यूज पता है, डाल दो, देखो क्या आ रहा है 41.80 सेंटीमीटर। कितना क्यों अलग क्यों आ रहा है, सबका सेम आना चाहिए। 0.437 मीटर। ये सब ये JEE का ईयर मुझे याद नहीं है, बस JEE का क्वेश्चन था ये। हो गया। ओके, ये एक पार्ट हो गया अपना। एक और छोटा सा टॉपिक बस पता 10 मिनट का ही काम है, ठीक है, वो एक बता देता हूँ। तो फोर्स वाला पार्ट अपना पूरा खत्म हो जाएगा, ये चार्ज वाला। अगर देखो, अगर मैग्नेटिक फील्ड हो तो फोर्स हमने पढ़ लिया, मैग्नेटिक फोर्स कितना लगता है, Q V क्रॉस B। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड रखूं
तो भी फोर्स लगेगा। उसकी इक्वेशन क्या होती है, F इक्वल टू क्यू इंटू ई। पर सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हो, तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा, तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, वेक्टर एडिशन कर लो। उस टोटल फोर्स का ना एक नाम है, उस फोर्स को कहते हैं लॉरेंट फोर्स। क्या कहते हैं, लॉरेंट फोर्स। ठीक है, लिखो लॉरेंट, डेफिनेशन ही है, टॉपिक नहीं है। लॉरेंट फोर्स, लॉरेंट फोर्स। देखो उसमें स्टेटमेंट, इट इज द रिजल्टेंट फोर्स, it is the resultant force acting on a charged particle. It is the resultant force acting on a charged particle in the presence of electric field as well as magnetic field. Electric field as well as magnetic field. Electric field as well as magnetic. ठीक है, इसके प्रेजेंस में हो तो उसे हम कहते हैं लॉरेंट फोर्स। ठीक है, तो F इक्वल टू क्या होगा, Fe प्लस एफ बी। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में एफ की इक्वेशन में पता है क्यू इंटू ई, वो में क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स देगा। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, क्यू ई क्रॉस बी। क्यू यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो क्यू ब्रैकेट में ई प्लस क्या हो जाएगा, वी क्रॉस डी। ठीक है, ये जो नेट फोर्स होता है इसको क्या कहते हैं, लॉरेंट फोर्स। देखिए, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट दो क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो, a -2 microcoulomb charge, a -2 microcoulomb charge has mass of 10 grams, has mass of 10 grams. ठीक है, it is projected with 100 meters per second. It is projected with 100 meters per second along x-axis. It is projected with 100 meters per second along x-axis. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को E इक्वल टू 4 J कैप न्यूटन पर कूलम, 4 J कैप न्यूटन पर कूलम। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लिखो B इक्वल टू 10 मिली टेस्ला K कैप, 10 मिली टेस्ला K कैप। ठीक है, इतना दिया हुआ है। फाइंड इट्स इनिशियल एक्सेलरेशन, फाइंड इट्स इनिशियल acceleration. Find its initial acceleration.
हाँ वेक्टर वेक्टर F इक्वल टू यहाँ पे क्या है बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है Q कितना दिया हुआ है -2 माइक्रो वेक्टर फॉर्म में तो -2 डालना है 10⁻⁶ E कितना है 4 ठीक है प्लस क्या है V क्रॉस B V कितना है 100 I कैप क्रॉस B कितना है 10 मिली टेस्ला है ना तो कितना हो जाएगा 10⁻², ठीक है ओके तो ये तो उतना ही रहेगा 100 और 10⁻² 1 हो गया I क्रॉस के क्या होता है -j तो ये कितना हो जाएगा -6 ये फोर्स मिला ना इक्वल टू व्हाट मास इनटू एक्सेलरेशन मास कितना है 10⁻² इनटू एक्सेलरेशन ये j क्या है ये कितना हो जाएगा -6 इनटू 10⁻⁴ जो j क्या है ठीक है मीटर्स पर सेकंड ये अपना एक्सेलरेशन आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन A charge is projected with 10⁶ meters per second. Charge is projected with 10⁶ meters per second along y-axis
y-axis in the presence of magnetic field, in the presence of magnetic field, V equal to 4 microtesla, V equal to 4 microtesla I cap, V equal to 4 microtesla I cap. ठीक है? What should be the electric field? What should be the electric field such that the particle moves undeflected? What should be the electric field such that particle moves undeflected? चार्ज की वैल्यू नहीं दी है, जो लेना है जो लेने में तो एक ही वैल्यू अलग पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड जा रहा है, इसका मतलब क्या है? फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो। ये फोर्स जीरो करो, ये फोर्स जीरो है। अब देखो दिया है कि चार्ज पार्टिकल है, मतलब चार्ज तो है इसका, तो इसका मतलब क्या? ये पार्ट जीरो होना चाहिए। तो अनडिफ्लेक्टेड की कंडीशन क्या है? ये v क्रॉस b को उस तरफ लेके आओ, क्या होना चाहिए? माइनस v क्रॉस b। और ये पार्ट पे ना बॉक्स भी बना देना, ठीक है? उधर ये कंडीशन होती है अनडिफ्लेक्टेड की। तो कर लो ये v क्रॉस b। v कितना है? 10⁶ j कैप। v कितना दिया? 10⁶ डायरेक्शन क्या है? I कैप। तो ये -4 बचा। j क्रॉस i क्या होता है? j क्रॉस i होता है -k +4 k कैप। ठीक है, ठीक है। ये टेस्ट में ये वाला पार्ट आज जो पढ़ा वो नहीं आएगा, ठीक है ना? उससे पहले जो